Friends, so let's come to the last chapter of ancient Indian history, which is chapter 27, and the topic is legacy in science and civilization. We have studied society, right? Society में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, क्या क्या चीज़ें, कैसे ओल्ड क्राइसिस आए, कैसे लैंडेड क्लास स्टार्ट हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री का भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लास. तो आपको पता है जितनी भी चीज़ें हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड थी, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, जो भी चीज़ें थी, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हर चीज़ें किस पे बेस्ड थी, हमारे रिलीजन पे बेस्ड थी, ठीक है. और रिलीजन किस पे बेस्ड था, जो रिलीजन पे बेस्ड ही हमारी सोशल क्लासेस का फॉर्मेशन होता था. तो अगर हम बात करें इंस्पाइट ऑफ टाउन्स जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो बहुत सारे डेवलप हुए. अगेन फिर 1000 ईयर्स मौर्यन और गुप्ता पीरियड के में एंशियंट सिविलाइजेशन जो पूरी तरह अर्बनाइज था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो पूरी तरह अनअर्बनाइज्ड हो गया, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. बट अगर हम बात करें हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वो सी कोस्ट से बहुत दूर दूर तक था, तो इतना ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है, उस टाइम पे. बट हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह एग्रेरियन इकोनॉमी थी. पीपल इमोबाइल थे, एक ही जगह रहकर वो सारी चीज़ें करते थे. अब अगर हम बात करें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो हर फील्ड जो है, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट, लिटरेचर, सब किस पे इन्फ्लुएंस था, किससे इन्फ्लुएंस था, रिलीजन से. भले वो जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, फिर उसके बाद हिंदुइज़्म आया हो, फिर क्रिश्चियनिटी आई हो, प्रोपोगेट किया गया हो, तो ये सब चीज़ें किस पे बेस्ड थी, रिलीजन पे बेस्ड थी. तो सबसे पहले रिलीजन कैसे हमारा सोशल फॉर्मेशन, सोशल क्लासेस को इन्फ्लुएंस किया, तो रिलीजन जो है हमारा सोशल क्लासेस को भी इन्फ्लुएंस किया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एंशियंट सोसाइटी जो थी वो हमारी वर्ना सिस्टम पे बेस्ड थी, और वर्ना लॉज, जो भी लॉज वर्ना में फिक्स किए गए थे, जैसे धर्मशास्त्र वगैरह के में जो भी लॉज ले डाउन किए गए थे, वो सारी चीज़ें सोसाइटी को माननी थी, ठीक है. तो फंक्शन यही था कि जो प्रीस्ट, वॉरियर, पीजेंट्स और लेबरर्स के उनके जो फंक्शंस थे वो डिफाइन किए गए थे हमारे धर्मशास्त्र में, और जो भी उन फंक्शन से डिपार्चर करेगा उनको पनिशमेंट दी जाएगी, और एज वेल एज उनको रिचुअल और पेनिसेस, जो भी पनिशमेंट है, जो भी उनको वो सारी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर वर्नास. अब अगर हम बात करें बाद में क्या हुआ, हर वर्ना जो है धीरे धीरे करके हेरिडिटरी होता गया, ठीक है. जातीज डेवलप हुई, हेरिडिटरी होता गया, और रिलीजन भी प्रकार से हेरिडिटरी. जैसे फॉर एग्जांपल शिव विष्णु की हम बड़े उसमें पूजा करते थे, फिर गॉड्स जो हैं बाकी गॉड्स को हम छोटी मूर्ति बनाते थे, वैसे ही सेम हमारा वर्ना सिस्टम भी हेरिडिटरी हो गया. और ये इसलिए किया गया कि जो भी वैश्यास हैं और शूद्रास हैं, शूद्रास लेबर क्लास की तरह सर्व करें, वैश्यास प्रोड्यूस करें और टैक्सेस पे करें, सो दैट ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो हैं वो इंजॉय कर पाए, ठीक है. तो इसी के कारण जो है, और यही चीज़ें जो है धर्मशास्त्र में ले डाउन की. भगवत गीता में भी यही बोला गया कि पीपल जो है अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू खुद के धर्म के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि दूसरे का धर्म अपनाना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द भगवत गीता एंड सोशल ऑर्डर व्हाट वी हैव सीन, राइट. उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो आपको पता चल गया कि रिलीजन कैसे हमारा सोशल क्लासेस को इन्फ्लुएंस किया. नेक्स्ट अगर बात करें फिलोसफिकल सिस्टम की, तो फिलोसफिकल सिस्टम जनरली हमारी सोल और गॉड पे बेस्ड था. अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया में बहुत दो फिलोसफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलप हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी थी, और वो दोनों मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी. याद रखिएगा दोनों कौन सी फिलॉसफी थी. वैसे तो हमारा 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, बट 2 फिलॉसफी जो है एंशियंट इंडिया में डेवलप हुई, जो कि हमारी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी. पहली फिलॉसफी थी जो सांख्य सिस्टम, जो कपिल ने लाए थे कब, 580 BC में. और इन्होंने बिलीव किया कि सोल जो है वो लिबरेशन के थ्रू अटेन किया जाता है, और सिर्फ रियल नॉलेज के थ्रू ही हम अटेन कर सकते हैं लिबरेशन. रियल नॉलेज कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन से, इन्फेरेंस से और वर्ड से, ठीक है. तो इन्होंने एग्जिस्टेंस जो था गॉड का उसको पूरी तरह डिक्लाइन कर दिया था कि कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता गॉड का, और वर्ड जो है वो गॉड ने नहीं क्रिएट किया है, नेचर ने क्रिएट किया है. और वर्ड और ह्यूमन लाइफ जो है वो रेगुलेट कौन करता है, नेचर फोर्सेस रेगुलेट करती है. तो ये हो गई सांख्य की, ये भी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है. नेक्स्ट मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज लोकायत सिस्टम, जिसको चारवाक ने लिखा था 6th सेंचुरी BC में. उन्होंने भी बोला गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. उन्होंने बोला कि मैन जो पीपल हैं, मैन हैं, उनके जो सेंशुअल ऑर्गन्स हैं वो अगर उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और अगर वो नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती. तो उन्होंने बोला गॉड जो है, सेंशुअल ऑर्गन्स जो है हमारे, वो गॉड को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए गॉड एग्जिस्ट नहीं कर
करता। तो ये दोनों फिलॉसफी जो थी वो मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी थी। बट इंडिया ने कुछ आइडियलिस्टिक फिलॉसफी भी डेवलप की जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फिलॉसफी नहीं है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ही बोलेंगे, मतलब उपनिषद हो गए। उपनिषद जनरली हमारी रियल नॉलेज को बताते हैं। उपनिषद मतलब गुरु के पास जाके आप नॉलेज को एक्वायर करना, ठीक है। तो बहुत सारे जो जर्मन फिलोसफर थे, इसको आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, तो उन्होंने क्या किया था, उपनिषद को अपने सिस्टम में यूज़ किया था और वेदास को यूज़ किया था, और उन्होंने बोला था कि उपनिषद ने उनकी लाइफ को कंसोल किया है और उनकी लाइफ को डेथ के बाद भी कंसोल किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिलोसफिकल सिस्टम। नेक्स्ट हम क्राफ्ट्स की अगर बात करें तो क्राफ्ट्स में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी गेन की। फॉर एग्जांपल डाइंग जो था, मतलब कपड़ों को जो डाई करना, कलर्स डाई करना, वो जो है इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसमें महारत हासिल की। बेसिक कलर्स उन्होंने डेवलप किए। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर इन्होंने डेवलप किया। अजंता और एलोरा केव्स में बहुत ज़्यादा कलर्स जो हैं यूज़ किए गए हैं। फिर आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील जो है वो इंडिया ऐसी कंट्री थी जिन्होंने पहली बार डेवलप किया, और उसको बाद में वुड्स बोला गया लेटर टाइम्स में। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया से आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील सीखी, ठीक है, तो कैसे स्टील को बना सकते हैं वो सारी चीज़ें सीखी। तो ये हो गया क्राफ्ट्स। नेक्स्ट पॉलिटी की अगर बात करें तो इंडिया ने कुछ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप किया था। फॉर एग्जाम्पल धन प्रवर्तक नाम से हम जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोका जो ग्रेट रूलर थे वो कलिंगा पे कैप्चर कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने पीस एंड नॉन एग्रेशन की पॉलिसी फॉलो की थी। रिलीजियस टॉलरेंस था हर रिलीजन की तरफ। बुद्धिज्म को फॉलो करते थे बट अदर रिलीजन्स को भी जो है अदर रिलीजन के प्रति भी वो बहुत सेकुलर थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटी। आई विल स्टार्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स नेक्स्ट वाला। अभी हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो इसकी समरी मैंने यहीं ऐड कर दी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिलीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस। तो हर फील्ड जो है एंशिएंट इंडियन लाइफ की, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। अब रिलीजन कौन कौन से, जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गए, फिर उसके बाद हिंदुइज्म, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई। तो रिलीजन जो है इसी के ये सारी चीज़ें जो है रिलीजन से इन्फ्लुएंस है। और रिलीजन इन टर्न किसको इन्फ्लुएंस करता है, सोशल ऑर्डर जो हमारे सोशल क्लासेस इंडिया में फॉर्म हुई। अब सोशल क्लासेस किस पे बेस पे फॉर्म हुई, वर्ना सिस्टम के बेस पे। ड्यूटीज़ कैसे फॉर्म हुई, वर्ना सिस्टम के बेस पे। तो हर वर्ना का सोशल और रिचुअल रिकग्निशन है वो धीरे धीरे हेरिडिटरी बन गया, और उनके खुद के फंक्शंस जो हैं उसको आपको परफॉर्म करना है। ये भगवद गीता में मेंशन है। तो दिस इज रिलीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस। नेक्स्ट फिलोसफिकल सिस्टम की बात करें तो 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी डेवलप की। उसमें से 2 मटीरियलिस्टिक फिलोसफी थी जो एंशिएंट इंडियन लाइफ में आई। पहली थी सांख्य सिस्टम, कपिला की। इन्होंने बोला कि लिबरेशन हम सिर्फ रियल नॉलेज से अटेन कर सकते हैं। और रियल नॉलेज कैसे आएगी, ऑब्जर्वेशन से, वर्ड से, इन्फेरेंस से। इन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस रिकग्नाइज नहीं किया। इन्होंने बोला वर्ड जो है वो गॉड ने नहीं क्रिएट किया है, नेचर ने क्रिएट किया है, और जो भी वर्ड है और जो भी ह्यूमन लाइफ है वो नेचर से रेगुलेट होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सांख्य सिस्टम। नेक्स्ट लोकायात सिस्टम, ये भी मटीरियलिस्टिक व्यू था, चारवाक ने लिखा था। उन्होंने बोला था हमारे जो सेंशुअल मैन के जो सेंशुअल ऑर्गन है अगर वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो गॉड जो है एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आइडियलिस्टिक फिलॉसफी आई थी जिसमें से उपनिषद एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो उपनिषद जो है गुरु के पास जाके अपनी शिक्षा लेना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें को देखना, तो ये उपनिषद ने बताया। नेक्स्ट क्राफ्ट्स की अगर बात करें तो अटेन प्रोफिशिएंसी किसमें, डाइंग और मेकिंग कलर्स में। दूसरी चीज़ आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील। पॉलिटी में अगर बात करें तो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप हुई, फॉर एग्जांपल अशोकास के टाइम पे, और रिलीजियस टॉलरेंस वो फॉलो किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा पॉलिटी एंड दिस। नेक्स्ट कम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इंडिया ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन साइंस में किया। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, बिकॉज हमने प्लैनेट्स को गॉड की तरह रिकग्नाइज़ किया कि वो गॉड ही हैं, और उनके मूवमेंट को क्लोजली हमने वॉच किया, और उनके मूवमेंट से हमको पता चला कि वेदर सिस्टम, सीजन ऑफ चेंजेस जो होते हैं सीजन में वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रामर और लिंग्विस्टिक भी बहुत ज़्यादा अरोज हुई, बिकॉज एंशिएंट ब्राह्मण्स जो थे वो बोलते थे कि आप जो भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वैदिक प्रेयर परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेरिटोरियस वे से, करेक्ट वे से परफॉर्म करिए। और इसी के लिए एक संस्कृत ग्रामर बुक आई विच इज़
अष्टदाई जिसको किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। तो याद रखिएगा पाणिनि, ये कब आई थी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे आई थी। फिर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन धीरे धीरे अलग होने लगे और मैथमेटिक्स में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवर हुई, नोटेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड यूज़ ऑफ जीरो। तो अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस हमको बताते हैं कि यूज़ ऑफ डेसिमल सिस्टम जो है 5th सेंचुरी AD में हुआ और इंडियन नोटेशनल सिस्टम जो है अरब्स ने भी अडॉप्ट किया, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन्फ्लुएंस हुआ। फिर इंडियन न्यूमेरिकल्स को अराबिक बोला गया इंग्लिश में, बट द अरब्स उनको हिंसा बोलते थे, हिंसा, ठीक है। तो और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन है। फिर इंडिया ने पहली बार डेसिमल सिस्टम यूज़ किया, जो कि आर्यभट्ट फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने मेंशन किया है। और ये जो है चाइनीज़ जो है हमारे इंडिया से लर्न किए बिकॉज ऑफ मिशनरीज हमारे यहाँ से गए। और ज़ीरो जो है इंडिया ने डिस्कवर किया एज अ सेपरेट न्यूमेरिकल, बट अरब्स ने उसको अर्लीस्ट यूज़ ऑफ ज़ीरो अपीयर्स हुआ AD 873 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा मैथमेटिक्स में एक और है अपस्टम्बा, जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल क्या होते हैं। फिर आर्यभट्ट ने ट्रायंगल की एरिया को डिफाइन किया, ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। सूर्य सिद्धांता एक फेमस वर्क है उस टाइम का। फिर आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमी के स्कॉलर्स थे। आर्यभट्ट ने पोजीशन प्लैनेट्स की बताई अकॉर्डिंग टू बेबीलोन मैथड। फिर उन्होंने बोला लूनर और सोलर इक्लिप्स क्यों आता है, सरकमफेरेंस अर्थ का बताया, ठीक है। और सन जो है स्टेशनरी है, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो ये आर्यभट्टिया एक बुक है, आर्यभट्ट ने उसमें बताया। फिर वराहमिहिर की एक बृहद संहिता बुक है जो कि 6th सेंचुरी AD में आई। उन्होंने बताया कि मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट करता है और अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करता है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स बताया। और ये ग्रीक इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा था कि ग्रीक ने इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारी ग्रीक्स की चीज़ें भी इन्होंने अडॉप्ट की। तो ये वराहमिहिर की बृहद संहिता। अब केमिस्ट्री में की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इंडियन डायस जो कि हमने देखा, ब्लू कलर जो है इंडिया ने पहली बार डिस्कवर किया, इंडिया ने ही डिस्कवर किया। फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हम एक बार समरी देख लेते हैं इसकी। साइंस एंड मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, ठीक है। कैसे कि प्लैनेट जो है उसको गॉड की तरह हम देखने लगे, उनका मूवमेंट ऑब्जर्व करने लगे और वो एसेंशियल हो गया हमारे सीज़न कैसे चेंज होते हैं उसको जानने के लिए, वेदर कंडीशन को जानने के लिए। फिर आर्यभट्टिया एक बुक थी जिसको आर्यभट्ट ने लिखा था, उन्होंने पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बताया, कॉज क्या होता है लूनर और सोलर इक्लिप्स का वो बताया, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ बताया। और उन्होंने बोला कि सन जो है स्टेशनरी है और अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है। फिर बृहद संहिता आई वराहमिहिर की 6th सेंचुरी AD में। उन्होंने बोला कि मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट करता है और अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करता है, और मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स बताया। फिर साइंस ऑफ ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक अरोज हुई बिकॉज एंशिएंट ब्राह्मण्स जो थे स्ट्रेस करते थे कि जो भी आप वैदिक प्रेयर्स और रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं वो मेरिटोरियस करेक्टनेस बेसिस पे परफॉर्म करिए, ऐसे ही ना परफॉर्म करिए। तो संस्कृत ग्रामर बुक आई जिसको अष्टदाई बुक थी, जिसको पाणिनि ने लिखा था, और ये संस्कृत के रूल्स जो थे उसको गवर्न करती थी। फिर मैथमेटिक्स में 3 कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया डेसिमल सिस्टम जो कि स्प्रेड हुआ चाइना में, और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का एरिया डिफाइन किया, तो उससे ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई। फिर अपस्टम्बा आए थे जिन्होंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्रोड्यूस की, डिस्क्राइब एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। नेक्स्ट केमिस्ट्री में अगर बात करें तो डायर्स आए, ब्लू कलर पहली बार इन्वेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये हो गया साइंस एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा आता है मेडिसिन की बात करें तो एंशिएंट इंडियन फिजिशियन जो थे वो बहुत सारी एनाटॉमी स्टडी करे और उन्होंने डायग्नोस किया डिसीज़ और प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन। और हमारी पहली अर्लीस्ट मेडिसिन थी, आपने पढ़ा होगा अथर्ववेद, जो कि हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। अथर्ववेद जो है अर्लीस्ट मेंशन वहीं पर मेडिसिन का किया गया, बट वहाँ पे मेडिसिन के स्पेल्स, चार्म्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। मेडिसिन जो है पूरी तरह साइंटिफिक लाइन्स में डेवलप नहीं हुई थी, पर पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में इंडिया ने 2 फेमस स्कॉलर्स जो थे आयुर्वेदा के, उन्होंने 2 बुक संहिताज बताई। एक पहली थी सुश्रुत संहिता, दूसरी थी चरक संहिता। सुश्रुत संहिता में जनरली जो आई का प्रॉब्लम होता है, कैटरेक्ट इफेक्ट होता है, उसके ऑपरेशन के लिए बताया। 121 इम्प्लीमेंट्स बताए जो कि ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने बोला कि डाइट और क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। फिर चरक संहिता आई 2nd सेंचुरी AD में। ये एनसाइक्लोपीडिया थी इंडियन मेडिसिन की, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया,
जैसे कितने टाइप्स के फीवर होते हैं, लेपरेसी होती है, मिर्गी आती है, ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, ये सारी चीज़ों के बताया। और इनकी जो बुक है वो बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स से मिलकर बनी, बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स जो हैं वो उनकी बुक में मेंशन है कि जिसको मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लोरा और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी वो हमारी सी के बहुत दूर सिचुएटेड थी, मतलब कोस्ट के पास नहीं सिचुएटेड थी, तो इतना ज़्यादा नहीं है। पर नेविगेशन में कुछ चीज़ें जैसे कि क्राफ्ट ऑफ शिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से कंट्रीब्यूशन हुआ, बट पॉलिटिकल पावर्स जो है इतने दूर शिफ्ट थे तो इतना ज़्यादा ज्योग्राफी पे फोकस नहीं किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा मेडिसिन एंड ज्योग्राफी। तो एक बार समरी देख लेते हैं। मेडिसिन की अगर बात करें तो अर्लीस्ट जो थी अथर्ववेदाई थी, जिन्होंने डिसीज़ को डायग्नोस किया था विथ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। पोस्ट मॉडर्न में सुश्रुत संहिताई जो कि कैटरेक्ट जो इफेक्ट आइज़ का डिजीज़ होते हैं उसको ऑपरेट करने की बात की। 121 इम्प्लीमेंट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशंस में, इसकी बात की। और इन्होंने बोला डाइट और क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। फिर चरक संहिताई, चरक जो कि 2nd सेंचुरी AD में आई। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन इसे ही बोला जाता है। ये बहुत टाइप के फीवर, लेपरेसी, मिर्गी, TB इन सबको डिफाइन करती है। और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और हर्ब्स के नेम्स लिखे हैं उसमें, जो कि डिसीज़ के लिए मेडिसिन की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। अब ज्योग्राफी की अगर बात करें तो लिटिल नॉलेज थी ज्योग्राफी की आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया के रिवर्स माउंटेन्स जो थे उसके बारे में नॉलेज थी। फॉर एग्जांपल सम नॉलेज नेविगेशन पे थी, क्राफ्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द क्राफ्ट्स ऑफ शिप बिल्डिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाउन्स जो थे वो कोस्ट से दूर सिचुएटेड थे, तो इसलिए इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं पे किया गया ज्योग्राफी पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड लिटरेचर। तो आपको पता है आर्ट एंड लिटरेचर पे तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फोकस किया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉडर्न एम्पायर की, तो मोनोलिथिक पिलर्स जो थे अशोका के टाइम पे, जो अशोका ने इरेक्ट किए थे, वो बहुत शाइनिंग पिलर्स थे, जो कि पॉलिश्ड पिलर्स थे, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तब हम यूज़ करते थे। फिर मॉडर्न पिलर्स जो थे उसमें स्टैचूज़ बने थे एनिमल्स के, स्पेशली लायंस के। और लायन कैपिटल जो है वो सेम का सेम हमारे यहाँ नेशनल एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूज़ किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अजंता पेंटिंग आई। अजंता पेंटिंग की अगर बात करें तो अजंता पेंटिंग में 30 केव्स हैं। केव पेंटिंग की अगर बात करें तो अजंता पेंटिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें 30 केव्स हैं। और मोस्ट ऑफ द जो भी केव्स हैं वो गुप्ता टाइम्स पे बिलोंग करते हैं। और इसमें बहुत सारे जो प्रीवियस बर्थ थे बुद्धा के, उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है, और उसमें बहुत अच्छे कलर्स और डाइज वगैरह यूज़ किए गए हैं। और ये हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड और सेंट्रल एशिया और चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। नेक्स्ट बात करें फिर हमारा गंधार स्कूल, पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट आया जब इंडो ग्रीक्स आए थे, और हेलेनिस्टिक आर्ट इसको बोलते हैं। इंडियन आर्ट जो है पूरी तरह सेंट्रल एशियन और हेलेनिस्टिक आर्ट के साथ फ्यूज्ड हो गया और एक टाइप का डेवलप हुआ आर्ट विच इज़ गंधार स्टाइल। यहाँ पे पहली स्टैचू जो है बुद्धा की फैशन की गई है। इसमें कुछ फीचर्स जो है वो हमारे इंडियन से लिए गए, कुछ फीचर्स हमारे ग्रीक से लिए गए। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंटेशन ऑफ हेड जो है वो इंडिया से लिया गया है, एंड जो ड्रैपरी है वो हमारा ग्रीक इन्फ्लुएंस है। सिमिलरली अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे स्टोन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और साउथ ईस्ट एशिया में भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। फॉर एग्जांपल टेम्पल एट एंकर वट इन कंपुचिया एंड टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर इन जावा, ये हमने पढ़ लिया है क्योंकि विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन के फील्ड में अगर बात करें तो नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट, नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ना तो इंडिया से अगर बात करें बहुत अलग अलग वर्ड से आते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो है इस एग्जामिनेशन का यहाँ के बहुत स्टिफ है, और वही पास हो सकता है जिसको द्वार पंडित जो है प्रिस्क्राइब करेंगे टेस्ट, और वो पास कर लेगा तो वही एडमिट हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में। और ये रेसिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे बहुत सारे मंक्स भी होते हैं जो कि लर्निंग, फिलॉसफी और मेडिटेशन को डिवोट करते हैं। अब इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ऋग्वेद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो आर्यंस का अर्लीस्ट स्पेसिमेन है जो कि आर्यंस के बारे में बताता है कि वो कैसे आए। और गुप्ता पीरियड में कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, जो सारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में वर्ड के चेंज किया गया है। ओके, सो समरी एक बार देख लेते हैं इसकी।
हाँ, तो आर्ट एंड लिटरेचर की समरी अगर बात करें तो ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले मॉडर्न टाइम पे मोनोलिथिक पिलर्स हमने देखे, ठीक है। फिर मॉडर्न पिलर्स जहाँ पे स्टैचू एनिमल्स के हैं, स्पेशली लॉयंस के, और लॉयन कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एम्बलम पे यूज़ किया गया है। फिर केव टेम्पल की बात करें तो अजंता एक बहुत इंपॉर्टेंट केव टेम्पल है जो कि बर्थ प्लेस है हमारे एशियन आर्ट का, और 30 केव टेम्पल्स हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम जो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। थीम्स जो हैं वो जातका स्टोरीज कंटेन करती हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास, एंड लाइंस और कलर्स जो हैं उसमें प्रोफिशिएंसी है, और साउथ चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में स्प्रेड हुआ है। फिर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस्ड है कि इंडियन आर्ट जो है फ्यूज्ड हो गया ग्रीक आर्ट्स के साथ, हेलेनिस्टिक आर्ट डेवलप हुआ, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में आया, और फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा जो है फैशन हुई है इसी स्टाइल में। फिर टेम्पल साउथ इंडिया में आए, टेम्पल ऑफ अंकोवटी साउथ ईस्ट एशिया में, फिर टेम्पल ऑफ बोरोबुदर, ठीक है। अब एजुकेशन में अगर बात करें तो नालंदा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि रेसिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। लिटरेचर की बात करें तो ऋग्वेद विच इज़ अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो आर्यन लिटरेचर, एंड अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आई विल स्टार्ट मिडिवल हिस्ट्री टुमारो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अलग से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको एक एक लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा दिया है सारी चीज़ें, एंड सारा नोट्स भी दे दिया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।